बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा हमारे पास कोर्स कोड 312 के साथ हमारे कोर्स आउटलाइन के अंदर अवेलेबल है। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ प्रिसाइज डेफिनेशंस, इसकी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशंस उसको ज़रा देखेंगे कि हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा कंप्यूटर साइंस में क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम इसकी रेफरेंस बुक्स के ऊपर देखते हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं और रेफरेंस बुक्स हैं। तो नंबर वन जो हमारे पास बुक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी बाय डैनियल ए कोहेन। ये हमारी रिकमेंडेड बुक होगी जिसको हम फॉलो करेंगे। टू हमारे पास रेफरेंस बुक्स हैं। नंबर वन हमारे पास इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज एंड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन बाय जेसी मार्टन, एंड हमारे पास थर्ड बुक है इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन बाय माइकल सिप्सन। ये हमारी टू हमारे पास रेफरेंस बुक्स हैं। और जो फर्स्ट वन है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी बाय डैनियल ए कोहेन, ये हमारी रिकमेंडेड बुक होगी, हम इसको फॉलो करेंगे थ्रू आउट द कोर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जी व्हाट इज ऑटोमेटा। हमें इस चीज को सबसे पहले क्लियर करना है कि जी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्यों पढ़ा जाता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर साइंस के अंदर, और ये किन किन कंप्यूटर साइंस के अप्लाइड एरिया में इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। तो सबसे पहले जैसे वर्ड है ऑटोमेटा, तो ऑटोमेटा का मतलब क्या होता है? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन बेसिकली एक प्लूरल हमारे पास है जिसका मीनिंग क्या है? समथिंग दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली। अब जब हम बात ऑटोमेशन की करते हैं, ऑटोमेटिकली की करते हैं, तो कुछ मशीनें होती हैं लाइक एटीएम मशीन्स हैं या हमारे पास रोड सिग्नल्स हैं, वो ऑटोमेटेड टास्क को परफॉर्म करते हैं। बैकएंड के ऊपर जो थ्योरी चल रही होती है उसको हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा बोलते हैं। अब थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो है वो बेसिकली हमारे पास थ्री ट्रेडिशनली या सेंट्रल एरियाज को फोकस करता है जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में यूज होते हैं। नंबर वन ऑटोमेटा आता है, नंबर टू हमारे पास कंप्यूटेबिलिटी आता है, एंड नंबर थ्री पे हमारे पास बेसिकली कम्प्लेक्सिटी आता है। अब बेसिकली इन तीनों चीजों को अगर लिंक्ड कर दिया जाए तो हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द फंडामेंटल कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब जो कैपेबिलिटीज है लाइक आपको पता होगा कि जी जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम बेसिकली उसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हम उसकी प्रोसेसिंग की बात करते हैं, वो कितनी इंस्ट्रक्शंस को, वो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, वो बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, इवन वो ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन को कितने सेकंड्स के अंदर एग्जीक्यूट कर रहा है। अब जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगी कंप्यूटर की, डेफिनेटली उतनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो लिमिटेड टाइम या पर सेकंड वो एग्जीक्यूट कर रहा होगा। अब बेसिकली जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है ये डील करता है कि आपके पास क्या इसकी डेफिनेशन जो है वो या उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैथमेटिकल मॉडल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि ऑटोमेटा थ्योरी डील्स विद द डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ कंप्यूटेशन। These models play a role in several applied areas of computer science. अब ये applied areas कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर वन पे जो हमारे पास मॉडल आता है उसको हम फाइनाइट ऑटोमेशन कहते हैं। अब फाइनाइट ऑटोमेशन इज यूज्ड इन टेक्स्ट प्रोसेसिंग, कंपाइलर, एंड हमारे पास हार्डवेयर डिजाइन। तो जहाँ पे हम टेक्स्ट प्रोसेसिंग की बात करते हैं, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं या हार्डवेयर डिजाइनिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का मॉडल है वो फाइनाइट ऑटोमेशन यूज हो रहा होता है। अब आप देखें कि जी हमारे पास जब हम फर्स्ट मॉडल की बात करते हैं तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग, एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट जिसको हमने प्रोसेस करना है या हमने कोई कंपाइलर डिजाइन करना है। कंपाइलर बेसिकली आपको पता है कि ट्रांसलेटर्स होते हैं, और हमारे पास हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है। लाइक अगर हम सी की बात करें, सी प्लस प्लस की बात करें, जावा की बात करते हैं, पाइथन की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जी हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर है। जब तक वो आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा तब तक आपकी मशीन उन इंस्ट्रक्शंस को जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई हैं उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि जी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का जो फर्स्ट मॉडल है वो डेफिनेटली वो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, टेक्स्ट प्रोसेसिंग एंड हार्डवेयर डिजाइनिंग पे इम्प्लीमेंट हो रहा था। ये हार्डवेयर डिजाइनिंग की यानी कि आप कह लें कि डिजाइनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जा रहा होता है। अनदर मॉडल है वो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहलाता है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बेसिकली यूज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। अब हमारे पास जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है इज एन इंटेलिजेंट प्लेस to begin the study of theory of computation. The theories of computability and complexity requires a precise definition of computer.
Automata theory allows practice with formal definitions of computation as it introduces concepts relevant to other non-theoretical areas of computer science. अब देखें कि जी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है एलन ट्यूरिंग का। एलन ट्यूरिंग बेसिकली ट्यूरिंग मशीन उन्होंने इन्वेंट की थी। तो एलन ट्यूरिंग साइंटिस्ट थे, बेसिकली मैथमेटिशियन थे। उनका ये कहना था कि दुनिया के अंदर कोई भी प्रॉब्लम जो ट्यूरिंग मशीन सॉल्वेबल नहीं है, यानी कि ट्यूरिंग मशीन इसको सॉल्व नहीं कर सकती, दुनिया का कोई भी कंप्यूटर उसको सॉल्व नहीं कर सकता, या ये हम कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम जो किसी भी मशीन से सॉल्व नहीं हो रहा, ट्यूरिंग मशीन उसको सॉल्व कर सकती है। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के 3 मेजर पोर्शंस आते हैं। इन पोर्शन में हमारे पास नंबर 1 पे आता है कि हमने बात की है कि जी हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेशन की बात आती है, हम इसको एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। एफ के बाद हम डिस्कस करेंगे पीडीए को, पुश डाउन ऑटोमेटास को, और पुश डाउन ऑटोमेटा के बाद हम बात करेंगे ट्यूरिंग मशीन्स के। अब ये हमारे पास 3 बेसिक मॉडल्स हैं जिसमें हमारे पास बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेशन आ रही है। फाइनाइट ऑटोमेशन में हम देखेंगे कि जी कहाँ कहाँ यूज होते हैं। फाइनाइट ऑटोमेशन बेसिकली फाइनाइट स्टेट मशीन्स की बात करते हैं। फाइनाइट स्टेट मशीन्स जब हमने डिज़ाइन करनी है तो फाइनाइट स्टेट मशीन डिज़ाइन करने के लिए हमें कुछ ग्रामर की ज़रूरत होगी, कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस की ज़रूरत होगी जो उस मशीन के ऊपर इम्प्लीमेंटेड होंगे, या कोई रेगुलर एक्सप्रेशन एक लैंग्वेज की आप ये कह लें कि डेफिनेशन है, लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने का एक मेथड है जिसके ज़रिए से हम फाइनाइट ऑटोमेशन बनाएंगे। ये भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, इसमें हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन होते हैं और एक हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास उससे एज कम्पेयर टू फाइनाइट ऑटोमेशन हमारे पास पावरफुल जो मशीन आती हैं वो पीडीएस आती हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा, बेसिकली इनको पुश डाउन स्टैक भी बोलते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एफ ए, बेसिकली एफ ए हमारे पास मेमोरी के लिहाज से यानी कि लो पावरफुल मशीन है एज कम्पेयर टू पीडीए। पीडीए के अंदर जब हम बात करते हैं तो पुश डाउन स्टैक की बात करते हैं तो मेमोरी स्ट्रक्चर आपको पता है, स्टैक जो है वो यूज किया जा रहा होता है। तो ये स्टैक का जो बेसिक जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो वहाँ पे हमारे पास जो मेमोरी है स्पेस वो एफ की निस्बत पीडीए की ज्यादा होती है, और पीडीए से भी जो पावरफुल मशीन है वो हमारे पास ट्यूरिंग मशीन आ रही होती है। और ट्यूरिंग मशीन में जो हमारे पास स्टोरेज पीडीएम होता है वो इनपुट टेप होती हैं, या हमारे पास टेप्स होती हैं जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, और ये टेप 2 एंडेड होती है। आप इसके लेफ्ट साइड पे भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं और राइट पे भी। तो अगर हम पावर की बात करें तो पावर में हम ये बात कह सकते हैं कि जी जो हमारे पास एफ है वो पावर में कम है, यानी कि अगर हम बात करते हैं कम है किससे, पीडीए से, और पीडीए पावर में कम है किससे, हमारे पास ट्यूरिंग मशीन से। तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास जो इनकी स्पेसिफिकेशन है किसकी बेस पे आ रही होती है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जी हमें समझना है कि जी वाई वी स्टडी इट, व्हाट इज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड व्हाई वी स्टडी इट। तो ऑटोमेटा मैंने भी बताया था, ऑटोमेशन है, ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, सेल्फ कंट्रोल मशीन्स हैं। एग्जांपल एटीएम की बात की हमने, एनी मशीन दैट हैज ऑटोमेटिक मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म में हमने देखना है कि जी हम इसको स्टडी क्यों करते हैं। तो इट अलाउज अस to think systematically about what machine do without going into hardware detail, कि हार्डवेयर डिटेल में जाए बगैर हम किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स बना सकते हैं। तो बेसिकली लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स एंड डिजाइनिंग ऑफ थ्योरेटिकल मॉडल्स फॉर मशीन्स। अब आपने देखा होगा कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने शुरू से जब हमने कंप्यूटर साइंस पढ़ना शुरू किया तो हमें बताया गया कि कोई इनपुट होती है, हम इनपुट को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद वो किसी आउटपुट में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमें आज तक ये नहीं पता चला कि हमने इनपुट किस तरह से लेनी है, कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो इनपुट लेंगे, वो किस तरह से इनपुट को प्रोसेस किया जाएगा, प्रोसेस करने के बाद वो किस तरह से आउटपुट में कन्वर्ट होंगी, कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो आउटपुट को प्रेजेंट करेंगी। अब हमें पता है कि इनपुट हमारे पास क्या थी, डाटा थी। डाटा हमने बात की कि जी हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, प्रोसेस हुए तो वो आउटपुट में भी चले गए, तो आउटपुट क्या थी, हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। कौन सी इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन थी, कि हमने इसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब विदाउट गोइंग टू हार्डवेयर डिटेल्स, कि हार्डवेयर डिटेल में जाए बगैर
हमने कोई मॉडल बनाया है, हमने कोई मैथमेटिकल मॉडल बनाया है, हमने कोई स्टेट डायग्राम बनाई है, हमने कुछ इस तरह का पैटर्न डिजाइन किया है, तो डेफिनेटली अब हमें क्या करना है, हमें एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स को डिस्कस करना है। तो बेसिकली ये बात हम यहाँ कह रहे हैं, इन एन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स, मैथमेटिकल मॉडल्स एज वेल एज computational problems that can be solved using them। तो हम ये बात कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा बेसिकली क्या है, थ्योरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स है, कि विदाउट गोइंग टू हार्डवेयर नॉलेज हम क्या करते हैं, मशीन डिजाइन करते हैं, हम स्टेट मशीन्स बनाते हैं, हम उसके ऊपर डिफरेंट पैरामीटर्स सेट करते हैं, हम इनपुट भेजते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग मशीन हमें आउटपुट दे रही होती है। तो अगर हमारे पास ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है तो डेफिनेटली हम जो स्टडी करेंगे मशीन्स को, मशीन्स हम फिजिकल की बात नहीं करेंगे, हम बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स की बात करेंगे, लॉजिकल मशीन्स की बात करेंगे, फ्लो चार्ट्स की, स्टेट डायग्राम्स की बात करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है जी इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेजेस। लैंग्वेज टू टाइप की होती हैं, एक हमारे पास फॉर्मल लैंग्वेज होती है जिसको हम सिंथेटिक लैंग्वेज बोलते हैं, और एक हमारे पास इनफॉर्मल होती है जिसको हम सिमेंटिक लैंग्वेज बोलते हैं। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा बेसिकली हमारे पास थ्योरी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस की बात करेंगे हम। अब अगर कोई लैंग्वेज है तो डेफिनेटली उसके कोई ना कोई अल्फाबेट्स जरूर होंगे, ये ऐसा कभी नहीं होगा कि लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है और उसके अल्फाबेट्स नहीं है। तो डेफिनेटली अल्फाबेट्स लैंग्वेज का जो है वो, ये आप कह लें कि जी फर्स्ट कंपोनेंट है जो इससे लैंग्वेज को एक्सप्लेन किया जा रहा होता है। तो डेफिनेशन देखते हैं जरा। A finite non-empty set of symbols, letters is called alphabets है, यानी कि फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, वो चीजें जो काउंटेबल हैं। इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहा, दुनिया में कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसको आप ये क्लेम कर सको कि इसके अल्फाबेट्स इनफाइनाइट है। हमेशा से फाइनाइट नॉन एम्प्टी, यानी कि एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स क्या कहलाते हैं, अल्फाबेट्स कहलाते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सिग्मा के साथ। अब हमारे पास जो बेसिकली ग्रीक लेटर सिग्मा है, सिग्मा बेसिकली हम ये कह सकते हैं सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स है। अब सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स में हमारे पास यहाँ पे देखें कि इनपुट अल्फाबेट्स में हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं, कि जी वो लैंग्वेज में जो अल्फाबेट्स है, फॉर एग्जाम्पल सिग्मा के अंदर अगर हमारे पास लिखा हुआ है कि जी सिग्मा ए एंड बी, अब सिग्मा ए एंड बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है जी, उस लैंग्वेज के अंदर जितने भी हमारे पास वर्ड बनेंगे, जितनी भी स्ट्रिंग्स बनेंगी, वो कॉम्बिनेशन किसका होगा, ए एंड बी का होगा। अगर सिग्मा हमारे पास बिलोंग कर रहा है, इनपुट लेटर्स क्या है, 0 एंड 1 है, तो डेफिनेटली जो भी हमारे पास स्ट्रिंग बनेगी, जो भी वर्ड बनेगा, वो कॉम्बिनेशन किसका होगा, जीरोज एंड वंस का होगा। तो कहते हैं इंपॉर्टेंट जो है, एज दिस इज द लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। आई जे के है, तो आई जे के आपको पता है कि जी इससे भी जो इनपुट स्ट्रिंग बनेगी। अब आई जे के अंदर कोई भी एल एम एन एक्स वाई जी ए बी सी कोई भी वर्ड के अंदर ऐसा अल्फाबेट नहीं आएगा, क्योंकि हमने जब लैंग्वेज को डिफाइन किया है तो लैंग्वेज में जो अल्फाबेट डिफाइन किए हैं, तो डेफिनेटली हमने क्या डिफाइन कर रखे हैं कि जी इन इनपुट लेटर्स के हमने अंगेंस्ट कोई भी क्या करनी है, स्ट्रिंग और वर्ड बनाना है। अब हम बात करते हैं जी नेक्स्ट के जी हमने बेसिकली अल्फाबेट है, अल्फाबेट के बाद हमने नोट देख लेते हैं। सर्टेन वर्जन ऑफ लैंग्वेजेस अलगोल की बात करते हैं, एज 113 करेक्ट अल्फाबेट्स जो थे इस लैंग्वेज के थे अलगोल के। तो सिग्मा बेसिकली क्या है, अल्फाबेट से इंक्लूड, इसमें क्या हो सकते हैं, जैसे हमने देखा था 0 1 थे, ए एंड बी थे, तो बेसिकली लेटर्स एंड डिजिट्स हैं, एंड वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स इंक्लूडिंग सिक्वेंशियल ऑपरेटर्स सच एज गो टू एंड इफ, ये सारे सिग्मा का पार्ट हो सकता है। आगे अल्फाबेट्स की अगर हमने बात की है, तो हम अभी जारी बात है, अल्फाबेट्स को जब हम कंकैटिनेट करते हैं, आपस में मिला देते हैं, एक अल्फाबेट को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, तो वो एक वर्ड की फॉर्म में आ जाता है, एक स्ट्रिंग की फॉर्म में आ जाता है। तो कंकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल्स फ्रॉम द अल्फाबेट इज कॉल्ड स्ट्रिंग कहलाता है। सपोज हमारे पास सिग्मा में ए एंड बी टू इनपुट लेटर्स हैं, तो टू इनपुट लेटर्स हैं, तो हम अब क्या कह रहे हैं कि इन टू इनपुट लेटर्स को अब हमने कंकैटिनेट करना है आपस में। मे बी सिंगल ए आ सकता है, ए बी आ सकता है, ट्रिपल ए डबल बी आ सकता है, एंड सो ऑन। अब ये क्या है, बेसिकली कंकैटिनेशन है किन की, आपके पास फाइनाइट सिंबल्स की जो उस लैंग्वेज से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये हमारे पास उसकी जो डिजायर्ड हैं या जो आपकी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग्स हैं वो बन सकते हैं। इसी तरह ही हमारे पास अब एक नोट आ रहा है, नोट में हम देखते हैं, नोट में हमारे पास क्या है कि एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग क्या होती है। तो कहता है समटाइम्स द स्ट्रिंग विद नो सिंबल एट ऑल इज कॉल्ड, यानी कि यहाँ हम इसको यूज कर रहे होते हैं किससे,
डिनोटेड बाय स्मॉल ग्रीक लेटर लैम्डा और कैपिटल ग्रीक लेटर लैम्डा, यानी कि किसको, एम्प्टी स्ट्रिंग को या नल स्ट्रिंग को। अब हम जब बात करते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग के, एम्प्टी स्ट्रिंग इसका मतलब है कि हमारे पास इनपुट लेटर एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिग्मा से उनका कोई ना कोई सिग्मा डिफाइन है ए और बी के ऊपर। जब ए और बी के ऊपर डिफाइन है तो डेफिनेटली हमने अब उसमें से ना तो हमने नाइदर ए नॉर बी, हमने इनमें से कोई भी यूज नहीं किया। अब इसका मतलब है कि जब हम यूज नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, वो नल बच जाएगा। अब नल बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग भी बोलते हैं, और इसको कैपिटल ग्रीक लेटर लैम्डा से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी मोस्टली प्रैक्टिस यही हो रही होती है। तो कैपिटल लैम्डा विल मोस्टली बी यूज्ड टू डोनेट द एम्प्टी स्ट्रिंग इन फ्यूचर डिस्कशंस। आगे है जी हमारे पास वर्ड है। अब हमने स्ट्रिंग की बात की कि कंकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल्स जो थे वो क्या कहलाते थे, स्ट्रिंग कहलाते थे। अब वर्ड की डेफिनेशन, वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज है सिग्मा इज इक्वल टू वाई, देन अ लैंग्वेज एल कैन बी डिफाइन एज। अब आप देखें वाई पार एन आ रहा है, तो वाई पार एन का मतलब क्या है हमारे पास कि जी एन जो है वो 1 भी हो सकता है, एन 2 भी हो सकता है, एन 3 भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि एन 1 है तो वाई 1 टाइम आएगा, एन 2 है तो वाई 2 टाइम आएगा, और एन 3 है तो वाई 3 टाइम आएगा। तो ये हमारे पास, अब इसमें से जितने भी हमारे पास वाई के डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, वर्ड हैं जो उस लैंग्वेज के अल्फाबेट जो सिग्मा में डिफाइन किए गए हैं उससे बन रहे हैं। अब हमने एक नोट है, कहता है ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स। हाँ, जितने भी वर्ड्स होते हैं वो स्ट्रिंग्स होती हैं, लेकिन बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर वर्ड्स, ये बात हमने याद रखनी है। आगे अगर हमने कोई एक लैंग्वेज को डिफाइन किया है तो लैंग्वेज को डिफाइन करते हुए हमने इस चीज को भी मेक श्योर करना है कि क्या हमने वैलिड या इनवैलिड अल्फाबेट्स जो हैं वो कैसे पता चलेंगे कि ये जो लैंग्वेज के अंदर मैंने अल्फाबेट डिफाइन किए हैं ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो कहते हैं व्हाइल डिफाइनिंग एन अल्फाबेट मे कंटेन लेटर कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ सिंबल्स। अब सिंबल्स क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास सिग्मा वन डेफिनेटली किसी एक लैंग्वेज वन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो सिग्मा वन के अंदर जो हमने लेटर डिफाइन किए वो है कैपिटल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी। अब आप देखिए 2 अल्फाबेट्स हैं, लेकिन ये हमने इस सिग्मा के अंदर डिफाइन किए हैं, तो डेफिनेटली ये एक ही अल्फाबेट कंसीडर होगा इस लैंग्वेज का। इसी तरह बी है, ये बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है, कंकैटिनेशन है 3 अल्फाबेट्स की, लेकिन ये इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगेंस्ट द सिग्मा डिफाइन किया जा रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास थर्ड अल्फाबेट है। इसका मतलब है कि ये सेकंड अल्फाबेट है और ये फर्स्ट अल्फाबेट है, और ये डी हमारे पास फोर्थ अल्फाबेट है। इसी तरह नाउ कंसीडर एन अल्फाबेट, यानी कि सिग्मा टू डेफिनेटली मैं कह देता हूँ, सपोज कर लेता हूँ कि ये लैंग्वेज 2 का है और ये हमारे पास लैंग्वेज 1 का सिग्मा 1 था। अब आप देखें कि सिग्मा 2 में जो अल्फाबेट डिफाइन किए हैं वो है कैपिटल बी, स्मॉल ए, बी ए बी एंड डी एंड अ स्ट्रिंग। अब हमने एक स्ट्रिंग बनाई है, क्या है जी, इनमें से हमने इन अल्फाबेट्स को कंकैटिनेट कर लिया है। अब इन अल्फाबेट्स को जब कंकैटिनेट किया तो कैपिटल बी, स्मॉल ए, बी ए बी और बी, हमने यहाँ से अल्फाबेट्स पकड़े और उनको आपस में कंकैटिनेट किया। अब हमने देखना है कि जी ये जो हमने कंकैटिनेशन से जो स्ट्रिंग बनाई है क्या ये वैलिड स्ट्रिंग है या नहीं है। ये वैलिड कब होगी, जब हमारे पास चाहे सिग्मा 1 के अल्फाबेट्स हैं या सिग्मा 2 के अल्फाबेट्स हैं, अगर तो वैलिड हैं। वैलिड कब है, अब इसके भी रूल्स हैं कि हमने जब अल्फाबेट्स को डिफाइन करना है तो उनको हमने अकॉर्डिंग टू रूल्स डिफाइन करना है। अब वो रूल्स देख लेते हैं कि कैसे पता चलेगा कि जो अल्फाबेट हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं है उस लैंग्वेज के अंदर। तो कहता है जी अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको टोकनाइज करना है। टोकनाइज का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रिंग हमने इन अल्फाबेट से बनाई है या इन अल्फाबेट से बनाई है, ये हमारे पास रिजल्टेंट स्ट्रिंग आ गई है। अब हमने इस स्ट्रिंग को टोकनाइज करना है। टोकनाइज का मतलब है हमने इसको उसी ऐसे पोर्शन में डिवाइड करना है जैसे अल्फाबेट डिफाइन किए गए हैं, लाइक दिस। अगर आप देखें तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग में यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा, क्या थी, कैपिटल बी, स्मॉल ए बी, इसके बाद हमारे पास था यहाँ पे देखें फिर कैपिटल बी आ रहा था, तो यहाँ पे हमने कैपिटल बी लिख दिया। अब हमने इसको टोकनाइज करना है, टोकनाइज अकॉर्डिंग टू हमने अल्फाबेट्स, यानी कि ये अल्फाबेट्स दिए गए इस तरह से हमने इसको टोकनाइज करना है। अब हमने जब मैंने टोकनाइज किया तो मैंने बी ए इसको अलहदा से टोकनाइज कर दिया। बी ए क्यों टोकनाइज किया गया कि यहाँ पे अब आप देखें कि बी के फौरन बाद स्मॉल ए आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसको अलहदा से टोकनाइज कर सकता हूँ स्ट्रिंग के अंदर बी ए को, तो हमने बी ए को टोकनाइज कर दिया। फिर उसके बाद बी ए बी मैं इसको अलहदा से टोकनाइज कर देता हूँ, क्योंकि सिग्मा 1 के अंदर भी बी ए बी अलहदा से अल्फाबेट है और सिग्मा 2 के अंदर भी बी ए बी अलहदा से
हमारे पास अल्फाबेट है, तो मैंने इसको अलग से एक टोकनाइज कर दिया, स्मॉल ब्रैकेट्स में लिख दिया, और कैपिटल बी को मैंने अलग से टोकनाइज कर दिया। एक तो मेरे पास टोकनाइजेशन की ये स्कीम आ गई। दूसरी स्कीम मेरे पास क्या आ सकती है कि मैं ये कैपिटल बी को अलग से टोकनाइज करता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि कैपिटल बी सिग्मा 1 के अंदर भी अलग से अवेलेबल है और यहाँ पे भी अवेलेबल है। कैपिटल बी स्मॉल ए के साथ अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे कैपिटल बी से पहले ए आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल बी के बाद ए आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जब वो अकेला बी आ रहा है तो उसको अलग से टोकनाइज किया जा सकता है। तो कैपिटल बी को मैंने अलग से टोकनाइज कर दिया। जब टोकनाइज किया तो मेरे पास क्या बच गया, ए बी। अब आप देखें कि यहाँ पे कोई भी ऐसा अल्फाबेट हमने डिफाइन नहीं किया कि जिसमें स्मॉल ए के बाद स्मॉल बी मिल रहा हो। देखें कोई भी अल्फाबेट ऐसा है जिसमें स्मॉल ए के फौरन बाद स्मॉल बी मिल रहा है, नहीं। तो हमने इसको टोकनाइज कर दिया ए बी को, तो ये टोकनाइज हो गया, कैपिटल बी अलग से टोकनाइज हो गया। अब आप देखें कि ये भी अकॉर्डिंग टू हमारे पास लैंग्वेज डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, ये बी भी डेफिनेशन। अब ये जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं बी तो दोनों लैंग्वेजेस के अंदर अलग से ही अल्फाबेट था, लेकिन ए बी जब हमने टोकनाइज किया तो कंपाइलर जो है वो इस अल्फाबेट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। तो देखें विच शोज दैट द सेकंड ग्रुप कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज अ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर अल्फाबेट सिग्मा ए एंड बी। तो इसका मतलब क्या है कि जी हमने जब अल्फाबेट डिफाइन किए तो वो हमने डिफाइन करते हुए कुछ रूल्स को फॉलो नहीं किया। वो रूल्स मैं भी आपको बताता हूँ। कहते हैं एज व्हेन दिस स्ट्रिंग इज स्कैन्ड बाय लेक्सिकल एनालाइजर, यानी कि कंपाइलर का लेक्सिकल एनालाइजर जब इसको एनालाइज करेगा तो फर्स्ट सिंबल बी इज आइडेंटिफाइड एज अ लेटर बिलोंगिंग टू सिग्मा, चाहे वो सिग्मा 1 से था या सिग्मा 2 से था, वो तो आइडेंटिफाई हो गया। while for the second letter the lexical analyzer would not be able to identify, so while defining an alphabet it should be kept in mind। अब जो चीजें अपने माइंड में रखनी है कब, जब अल्फाबेट को अपने डिफाइन करना है कि एम्बिग्यूटी शुड नॉट बी क्रिएटेड, एम्बिग्यूटी नहीं आनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी चाहिए, कोई यानी कि नहीं आनी चाहिए अल्फाबेट को डिफाइन करते हुए कि जी जिससे आपको लगे कि जी ये मेरे अल्फाबेट जो है ये वैलिड है या नहीं है। अब इसमें आप देखें कहते हैं जी अब वो क्या है, कहते हैं while defining an alphabet of letters consisting of more than one symbol। अब more than one symbol अगर आपने लिखे हैं, more than one symbol क्या है, कैपिटल्स भी आ रहे हैं और स्मॉल भी आ रहे हैं। नो लेटर शुड बी स्टार्टेड विद द लेटर ऑफ सेम अल्फाबेट, कि जो एक अल्फाबेट आपने डिफाइन कर लिया, अब आपने जो नेक्स्ट अल्फाबेट है वो आपने उसी लेटर से डिफाइन नहीं करना, यानी कि वो अल्फाबेट जिस पे खत्म हो रहा है नेक्स्ट उससे आपने शुरू नहीं करना। तो कहते हैं जी but no letter should be started with the letter of the same alphabet, one letter should not be prefix of an other, however the letter may be ended in the letter of same alphabet। आपने उससे शुरू नहीं करना, लेकिन आप उस पे एंड कर सकते हो, मतलब जिस पे एंड हो गया नेक्स्ट अल्फाबेट जो आप डिफाइन करने जा रहे हो आपने उससे शुरू नहीं करना है। तो वन लेटर मे बी सफिक्स ऑफ एन अदर। अब आप देखें कि जी ये हमारे पास सिग्मा 1 था और सिग्मा 2 था। अब आप देखें सिग्मा 1 में हमने बी एक लेटर डिफाइन किया है कैपिटल बी, जब मैंने दूसरा अल्फाबेट डिफाइन किया तो मैंने कैपिटल बी से शुरू नहीं किया, तो मैंने ये स्मॉल है कैपिटल बी, तो इसका मतलब है ये मेरे पास इसकी जो क्रिएशन है या जो मैंने डिफाइन किया अल्फाबेट वो ठीक है। फिर कैपिटल बी पे एंड हुआ है तो मैंने कैपिटल बी से नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है अल्फाबेट वो है कैपिटल बी। अब उसके फौरन बाद जो अल्फाबेट डिफाइन किया गया वो कैपिटल बी से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे डिफाइनिंग में प्रॉब्लम आ गया। अब बी ए बी और डी, अब इसका मतलब है सिग्मा 1 इज अ वैलिड अल्फाबेट्स व्हाइल सिग्मा 2 इज इनवैलिड अल्फाबेट्स, यानी कि आप देखें कि जिस लेटर पे ये अल्फाबेट खत्म हो रहा है नेक्स्ट लेटर भी उसी अल्फाबेट से शुरू हो रहा है। तो जब इसको हम स्ट्रिंग बना के लेक्सिकल एनालाइजर या कंपाइलर के पास भेजेंगे, कंपाइलर जब इसको टोकनाइज करेगा तो उसको वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि जी ये हम किस तरह से इन चीज़ों को रिकग्नाइज करें, तो वो स्ट्रिंग भी इनवैलिड हो जाएगी क्योंकि अल्फाबेट्स इनवैलिड हो जाएंगे और इस तरह से मशीन भी आपकी रॉन्ग आउटपुट जनरेट करेगी। आगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की अगर बात करते हैं तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास क्या आती है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो एस से डिनोट करना है, इसको हमने कुछ इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। कोई भी स्ट्रिंग होगी
तो नंबर ऑफ लेटर्स इन द स्ट्रिंग। अब आप देखें कि इसके अंदर हमारे पास ए और बी अगर लैंग्वेज के 2 अल्फाबेट्स हैं तो उससे हमने स्ट्रिंग बनाई है, तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 5 अल्फाबेट्स हैं, तो ऐसे हमारे पास जो मोड आएगा वो हमारे पास बेसिकली क्या आएगा 5 आ रहा होगा हमारे पास। इसी तरह ही हम बात करते हैं अगर हमारे पास सिग्मा में इनपुट लेटर्स है कैपिटल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, बी ए, बी एंड डी, हमने ये स्ट्रिंग बनाई है, तो हमने क्या करना है इसको टोकनाइज करना है, क्योंकि ये अब आप देखें कि कॉम्बिनेशन है कैपिटल और स्मॉल्स का, तो हमने टोकनाइज किया तो स्मॉल कैपिटल बी अलहदा से हो गया, ए कैपिटल बी अलहदा से हो गया, ठीक है, क्योंकि ये एक अल्फाबेट है, ये एक ही अल्फाबेट है। इसी तरह बी ए बी एक अलहदा से अल्फाबेट है और हमारे पास डी अलहदा से। अब ये बी ए वन टाइम आ गया तो एक ही अल्फाबेट है, इसको इसलिए हमने वन टाइम ही कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी आ गई है 4 आ गई आफ्टर टोकनाइजेशन। इसी तरह रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग है, अगर कोई भी स्ट्रिंग लिखी है तो आप उसका रिवर्स लिख दें तो वो हमारे पास क्या कहलाती है रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग है। द रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग इज एस डिनोटेड बाय रिवर्स ऑफ एस, या इसको एस आर से भी हम डोनेट कर सकते हैं। इज obtained by writing the letter of s in a reverse order। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है ए बी सी जो एस से बिलोंग कर रही है, यानी इसका रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग लिखा है तो मेरे पास क्या है सी बी ए, तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। एक रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग में आपने देखा होगा एक स्ट्रिंग है, अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ तो रिवर्स करने से मेरे पास सेम स्ट्रिंग आ जाती है, तो दैट स्ट्रिंग इज कॉल्ड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कहलाती है। तो इंशाल्लाह पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इवन पैलिंड्रोम की भी बात करेंगे एंड ऑड पैलिंड्रोम की भी बात करेंगे। अब यहाँ पे एक देखिए एक एग्जांपल है हमारे पास इसी तरह रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग की, कि मेरे पास ये अल्फाबेट्स हैं जो किसी भी लैंग्वेज के हैं, लाइक मैं कहता हूँ जी कि लैंग्वेज है कोई वो इन सिग्मा, सिग्मा क्या है सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स, हमने इसमें से इन अल्फाबेट्स को कंकैटिनेट करके एक स्ट्रिंग बना लिया। अब हमने इस स्ट्रिंग को जब रिवर्स लिखना है तो रिवर्स किस तरह से लिखना है, देखें डी ये वाला आ गया फर्स्ट पे, बी ये वाला आ गया। अब आप देखें बी ए बी आना चाहिए तो बी ए बी। अब आप देखें कि जी ये इसके बाद बी ए आना चाहिए था तो ए बी आ रहा है, तो यहाँ पे बच्चे समटाइम्स स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या आप देखें जब हमने अल्फाबेट डिफाइन किया तो हमने स्मॉल ए कैपिटल बी है, तो ये एक अल्फाबेट है, जब इसको लिखा जाएगा तो रिवर्स भी ये ऐसे ही लिखा जाएगा। हमने अल्फाबेट को रिवर्स नहीं करना, हमने स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। तो अल्फाबेट ए कैपिटल बी है तो वो बिल्कुल ए कैपिटल बी ही लिखा जाएगा, क्योंकि एक अल्फाबेट है और उसके बाद ये बी आएगा। तो जी जब हमने कुछ इस टाइप की हमारे पास इनपुट अल्फाबेट्स आते हैं तो हमने इनको जब रिवर्स करना होता है तो आपने इस चीज को मेक श्योर कर लेना है कि जब हमने अल्फाबेट को डिफाइन किया था तो अल्फाबेट की क्या पोजीशन थी, यानी कि उनकी क्या सिमेट्री है, उनकी क्या पोजीशन है, तो आपने उनकी पोजीशन को चेंज नहीं करना, आपने स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, अल्फाबेट्स को रिवर्स नहीं करना। तो अल्फाबेट जिस तरह से डिफाइन है आपने उनको उसी तरह से लिखना है। और स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये बी ए है, उन्होंने बी ए को इस तरह इस फॉर्म में लिख लेना था, तो वो क्या हो जानी थी आपके पास वैलिड रिवर्स स्ट्रिंग बन जानी थी। तो इस चीज को मेक श्योर करना है कि ए बी देखें, ए बी हमने इस अल्फाबेट को इस फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन किया गया। जब मैं रिवर्स लिखूंगा तो तब भी मैंने ए बी ही लिखना है, मैं इसको बी ए नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहा हूँ, मैं अल्फाबेट को रिवर्स नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम प्रॉपर डेफिनेशन से बात शुरू करेंगे कि लैंग्वेज की जो डिफाइनिंग लैंग्वेजेस है, लैंग्वेज को कितने तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। तो मैं जरा थोड़ा सा इसको बताता हूँ। लैंग्वेज को डिफाइन करने के यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं। इसमें नंबर 1 पे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशंस है, रिकर्सिव डेफिनेशंस है और रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन कर सकते हैं, एंड देन हम फाइनाइट ऑटोमेशन की बात करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन को देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन क्या है लैंग्वेज की और ये किस तरह से डिस्क्राइब करती है डिफरेंट लैंग्वेजेस को। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।